हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल SR BSc क्लासेस में। अभी तक आपने यहां पर BSc की क्लासेस के लिए कंटेंट और क्लासेस देखी थी। अब हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं उन सभी की तैयारी इस प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। जल्दी से क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं, तो जितने भी आपके मित्र, आपके भाई बहन जो भी तैयारी कर रहे हो कंपटीशन की, उनको ये चैनल का लिंक जरूर शेयर करें। अभी 14 मई से यूपी SSC, यूपी SSS जिसे कहते हैं, या उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, जितनी भी यूपी के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी और जितनी भी टेक्नीशियन पोस्ट की वैकेंसी की भर्ती की जाती है, तो सबसे पहले आपका पेट का एग्जाम क्लियर होना चाहिए। अब ये पेट क्या है, कब इसके फॉर्म आएंगे, कब तक एग्जाम होगा, वो पूरा का पूरा डिटेल आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, कितनी पोस्ट आने वाली हैं, क्योंकि 2027 में यूपी का इलेक्शन है, तो वैकेंसी तो भर भर के आएंगी। तो अपना कॉपी पेन उठा लीजिए, तैयारी शुरू कर दीजिए और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाना और दोस्तों में शेयर करके जाना। सबसे पहले पेट के बारे में बताते हैं। तो ये पेट जो है, ये है क्या, इसे कहते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब तक 2017 तक ये आपका योगी की सरकार आई, ठीक है, बीजेपी की सरकार आई, योगी जी CM बने, 1 साल तक ये काम रुका रहा। फिर उसके बाद आयोग के कुछ लोगों ने कहा कि इस तरीके से एक टेस्ट होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसी में क्या होता था, फॉर्म बहुत ज्यादा फिल हो जाता था। तो उन्होंने ये छन्ना लगाने के लिए, मतलब ये फिल्टर लगाया। तो इस साल जो पेट में एक बात ध्यान रखना आप सभी लोग, 40 से 50 लाख फॉर्म भरा जाएगा अप्रॉक्स, क्योंकि 2027 में ध्यान रखिएगा इलेक्शन है और कम से कम लेखपाल की 10 से 15 हजार वैकेंसी देखने को मिलेंगी। और लेखपाल, ग्राम विकास अधिकारी, लोअर PCS, जितने भी आपके टेक्नीशियन के एग्जाम है, ग्रुप बी के और ग्रुप सी के और ग्रुप डी के, वही फॉर्म डाल पाएगा जो PET को क्लियर करेगा। ठीक है, सबसे पहले इसमें हम एज के लिए बात कर लेते हैं। तो एज जो है इसमें आपका 18 से 40 साल तक होता है आरक्षित वर्ग के लिए। ठीक है, 18 से 40 आरक्षित वर्ग के लिए। बाकी OBC, SC, ST जो कैटेगरी होते हैं उन्हें आरक्षण के तहत एज में छूट मिलती है। अब यहां पर हम एक बात कर लेते हैं, इसमें एक पेपर होता है, एक एग्जाम होता है, और उसके लिए आपके फॉर्म जो फिल होंगे वो 14 मई से स्टार्ट होंगे। कब से स्टार्ट होंगे? 14 मई से स्टार्ट होंगे। तो आइए जल्दी से इसके सिलेबस को देख लेते हैं। सिलेबस बहुत ज्यादा सब्जेक्ट उन्होंने फैला के रखे हुए हैं। क्या क्या आपको पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, मुंह उठा के कुछ भी नहीं पढ़ लेना है। लिमिटेड पढ़ाई करके और अच्छे नंबर लाने हैं इसमें। जिसके अच्छे मार्क्स होंगे उतनी ही ज्यादा वैकेंसी के लिए आपको मौका मिलेगा। अब सर वैकेंसी कौन कौन सी मिल सकती है? तो पहली वैकेंसी जो ट्रेंडिंग पे थी, अभी आपने देखा होगा, लेखपाल। सर लेखपाल के लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है? कुछ नहीं होती है, सिर्फ 12th आप पास होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो। ठीक है, दूसरी बात, आपकी एक वैकेंसी आती है ग्राम विकास अधिकारी BDO की। ठीक है, इसे कहते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इसमें भी 12th पास मांगा जाता है और बस कंप्यूटर के लिए आपके पास CCC होना चाहिए। फिर यहां पर जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी दिखाई देंगी और आपकी लोअर PCS की भी वैकेंसी इस बार पेट से मिलेंगी। तो भैया रेडी हो जाओ, तैयारी कर दीजिए शुरू अपनी, और जल्दी से सिलेबस पे मान लेते हैं नजर। देखिए, सबसे पहले हम भारतीय इतिहास को देखेंगे तो यहां पर 5 नंबर का मिलेगा। इतने सारे चैप्टर हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। यहां से तो पिछले, अगर आप 3 साल का जो 3 बार का पेट का अगर आप पेपर उठा के देखोगे तो यहां से एक एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपका बहुत मेजर पार्ट इंपॉर्टेंट हो गया। यहां से फिर मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश, हर्षवर्धन, राजपूत काल और सल्तनत काल, और आपका मुगल साम्राज्य, मराठा साम्राज्य, ब्रिटिश राज एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, यानी कि ये 1857 की बात कर रहे हैं। 1857 की क्रांति, यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और यहां से भी लास्ट के 2 अगर हम एग्जाम पेपर उठा लें तो वहां से क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये कुछ पार्ट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, उस दौरान जब हम लोग, मतलब जब अंग्रेजों के द्वारा यहां पर शासन किया जा रहा था, तो यहां पर सामाजिक और आर्थिक प्रभाव भारत के ऊपर क्या था उसके भी बारे में यहां पर बात कर ली जाती है। जैसे कि पहली ट्रेन कब चलाई गई, कौन से सन में चलाई गई, किसके बीच में चलाई गई, इस तरीके से क्वेश्चन वहां पे बन सकते हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब जल्दी से, हाँ, जिसको भी बच्चे को अगर स्क्रीनशॉट इसका लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, और मैं यहां पर किनारे भी हट जाऊंगा। और कोई भी अगर आपके मन में सिंगल क्वेरी है, किसी भी कंपटीशन के एग्जाम को लेकर कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन है, एक प्रश्न है, वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए दूसरा देखें। फिर यहां पर हम लोग देखते हैं राष्ट्रीय आंदोलन। राष्ट्रीय आंदोलन में जो यहां पे नाम लिखे हुए हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी आयोग के सबसे फेवरेट रहे।
चाहे आप इनका पीटी का एग्जाम देना, पेट का एग्जाम, इसे पेट भी बोलते हैं, पेट का एग्जाम दीजिएगा या कोई अन्य एग्जाम दीजिएगा, गांधी जी से या गांधी जी की पृष्ठभूमि से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप गांधी जी को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़िएगा। स्वाधीनता आंदोलन के आरंभिक वर्ष, क्रांतिकारी आंदोलन, जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन हुए, ठीक है, वो यहां पर पूछे जाते हैं। विधान, ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, आजाद हिंद फौज, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ये भी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और यहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। लास्ट ईयर का अगर हम एक क्वेश्चन अगर आपको बताएं कि गांधी जी ने किस आंदोलन के बाद लंगोट पहनना स्टार्ट किया था, ये छोटा सा क्वेश्चन था और बहुत वायरल हुआ था क्वेश्चन। मतलब एक क्वेश्चन का लेवल देखिए किस तरीके से आयोग, एक पेट है, वो क्वेश्चन पूछता है। चलिए अगला देखते हैं स्लाइड, और इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा। और ये भी 5 अंक का होता है, टोटल 10 अंक हो गए आपके हिस्ट्री से। अगर मैं देखूं, अगर ये सिलेबस देखेंगे तो हिस्ट्री से आपके 10 मार्क्स हो गए। ये कहीं पर भी आपको, ये पहला ऐसा इन्होंने बनाया है, यहां पे इन्होंने साफ साफ कह रखा है कि हम यहां से पूछेंगे, आप अच्छे से यहां पर तैयारी करके आइएगा, ठीक है। तो 10 मार्क्स की आपकी हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और हिस्ट्री की क्लासेस यहां पर जल्द ही स्टार्ट होने वाली हैं जो पेट के लिए काम आएंगे। अगला देखते हैं, ये देखिए भारतीय भूगोल। भारतीय भूगोल ज्यादा बड़ा नहीं लिया है, लेकिन अगर कहीं ना कहीं देखा जाए तो भूगोल अपने आप में भी काफी बड़ा होता है। यहां से भी 5 अंक हैं और इसमें सबसे पहले आप लोग नदियां, घाटियां, भूजल संस्थान, पर्वत, पहाड़ियां, हिमनद, मरुस्थल, वन, खनिज संसाधन भारत में विशेष रूप से, मतलब अगर इन्होंने कहा है भारत में विशेष रूप से, तो भारत में विशेष रूप से। तो जैसे कि ये पूछ सकते हैं न्यूक्लियर प्लांट कहां पर पहला लगाया गया था, या क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हीरे की खदान कहां पाई गई, या सोने के लिए पूछ सकते हैं, या भारत में उत्पादन के लिए पूछ सकते हैं कि गेहूं के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है, या कौन सा राज्य अग्रणीय है। और यहां पर थोड़े से नए तरीके के क्वेश्चन बनने लगे हैं। आपको इतनी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। वो लोग कहते हैं राज्य के क्रमवार लगाइए, मतलब या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए या असेंडिंग ऑर्डर। अगर हिंदी में कहें या तो अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में, मतलब या घटते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में। इस तरीके से क्वेश्चन बनने लगे हैं, तो थोड़ा सा अच्छे तरीके से आपको यहां पर तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर राजनीतिक भूगोल में देखेंगे भारत और विश्व का, मतलब जो भारत देश है उससे लगी हुई जितनी भी देशों की सीमाएं यहां पर साझा करते हैं, उन देशों के बारे में भी हमें बहुत अच्छे से यहां पर आना चाहिए, ठीक है। जलवायु एवं मौसम, टाइम जोन, जनसांख्यिकी परिवर्तन और प्रवास। तो जनसंख्या से भी हमें क्वेश्चन पढ़ने होंगे, क्योंकि जनगणना नहीं होने वाली है। उसमें एक नया शब्द भी जुड़ गया है कि जातीय जनगणना होगी। 1931 में पहली बार हुई थी, अब इस बार कब हो रही है, आपके 2025 में, ठीक है। जातीय जनगणना 2025 में हो रही है। इससे पहले 2011 में जनगणना हुई थी। तो आपके मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन जो है वो जनगणना के 2011 से बनेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2011, क्योंकि पेपर आपका ये एग्जाम होगा, पेपर आपका 3 मंथ के अंदर हो जाएगा, ठीक, 3 से 4 मंथ मान के चलिए आपका एग्जाम हो जाएगा। तब तक वो जनगणना कंप्लीट नहीं हो पाएगी, ठीक है। लेकिन हाँ, मुख्य चुनाव आयुक्त वगैरह होते हैं या जो जनगणना अधिकारी हैं, उनका नाम जरूर याद रखिएगा, वो क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे। चलिए अगली पे पहुंचते हैं, और अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था से भी 5 अंक हैं, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था और हरित क्रांति और ऑपरेशन फ्लड। हरित क्रांति जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति के जनक यहां पर कौन थे, हरित क्रांति से कौन से राज्य प्रभावित हुए, हरित क्रांति से कौन सी फसलें यहां पर आई, जैसे गेहूं की जो है, हरित क्रांति के बाद से भारत में दृष्टिकोण बदल गया। तो यहां पर बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1969 में हुआ था पहला, जिसमें 19 बैंकों को क्या कर दिया गया था, राष्ट्रीयकृत कर दिया, 20 बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया गया था। और उसमें क्या क्या सुधार हुए, कौन कौन सी समिति थी, समितियां भी याद रखनी है हम लोगों को, याद रखिएगा। फिर 1991 के आर्थिक सुधार एवं बाद की अर्थव्यवस्था, 2014 के बाद का आर्थिक सुधार। अब हुआ क्या, ये 1991 क्यों इंपॉर्टेंट है, 1991 में आपने नाम सुना था स्वर्गीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। 1991 में ये वित्तीय सलाहकार थे, पीवी सिंह की सरकार थी। तो वहां पर क्या हुआ था, कुछ क्राइसिस भारत में आए थे इकोनॉमिकल, वो इन्हीं लोगों ने सुधारे थे, ठीक है। कुछ नए शब्द भी आए थे, जैसे प्राइवेटाइजेशन आया था, उदारीकरण आए थे, कुछ ऐसे नए शब्द आए थे वहां पर, ये देखने को मिलते हैं। तो वहां से क्या हुआ, भारत की अर्थव्यवस्था बदली थी, एकदम चेंज हुई थी, ठीक है। फिर यहां पर देखेंगे कृषि सुधार के लिए जो कदम उठाए गए हैं, जैसे अभी एक टर्म आया है कि जो खेतों के नहीं, जो कृषि होते हैं उनके बीमे चलेंगे। फिर किसान क्रेडिट कार्ड, लोन माफ करना, क्यों ये होता है, सब इस तरीके से टर्मिनोलॉजी जो आती है वो आपको यहां पर मिलेगी। श्रम सुधार और आर्थिक सुधार और जीएसटी चूंकि 2017 से लागू हुआ है, तो जीएसटी के बारे में भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, कितने % की दर किस किस में लगाई जाती है, इस तरीके से पता होना चाहिए। चलिए अगली स्लाइड पे आते हैं, और यहां पर हमें मिलता है भारतीय संविधान
एवं लोक प्रशासन 5 अंक का आता है। संविधान की विशेषताएं, क्योंकि संविधान बहुत बड़ा है, क्योंकि संविधान तो अगर आप देखोगे तो बहुत बहुत मतलब अगर जीएस में कोर्स देखोगे तो बहुत बड़ा है, इन्होंने समेटा है कोर्स। लेकिन वहां पर जब ये अंक लिख देते हैं ना 5 अंक, तो बहुत से जो बच्चे नए बच्चे जो तैयारी करने वाले हैं, अरे ये तो 5 ही अंक का है। ध्यान रखना, बूंद बूंद से सागर भरेगा। यहां पर आपके परसेंटाइल भी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहां पर 1/4 की निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, मतलब अगर आपके 4 क्वेश्चन गलत होंगे तो 1 क्वेश्चन सही को हटा दिया जाएगा, और ये कहीं ना कहीं आपकी रैंक में फर्क डालेगा। जो परसेंटाइल बनती है वो आपकी एक्यूरेसी से बनती है, ये याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि जब आप फॉर्म भरोगे लेखपाल का, तो उसके ऊपर के 15 गुने बच्चे बुलाए जाएंगे टोटल वैकेंसी के, तो जिसके मार्क्स अच्छे होंगे उन्हीं को बुलाया जाएगा। तो बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर आप डेली रेगुलर क्लास करोगे, नोट्स प्रॉपर बनाओगे और रिवीजन करोगे, तो 101% आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं पेट में, और ये नोट्स आगे भी काम करेंगे। चलिए, नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार व कर्तव्य, मतलब इन्होंने साफ साफ देखो तो अनुच्छेद आर्टिकल 12 से 51A तक के लिए इंपॉर्टेंट है आपका 51A तक, क्योंकि 12 से 35 देखोगे तो आपको 35 तक देखोगे तो आपको क्या मिलता है, मौलिक अधिकारों को देखना का मिलता है, अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35, और 51 तक अगर देखोगे तो आपको मूल कर्तव्य भी देखने को मिल जाते हैं, नीति निर्देशक में भी मिल जाते हैं, और ये मौलिक अधिकार भी देखने को मिलते हैं। फिर आपकी संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली और केंद्र राज्य संबंध, इस तरीके से आपको यह भी आना चाहिए। न्यायिक प्रणाली, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय, पंचायती राज संस्थाएं, इस तरीके से आपको यह पढ़ना होगा। छोटा सिलेबस है, अगर प्रॉपर नोट्स बना लिए तो आपका 110% यहां से भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन अगला पार्ट देखते हैं। ये यहां पर हमें मिलता है सामान्य विज्ञान। देखिए सामान्य विज्ञान ये 5 अंक का आएगा। प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, मुश्किल से 5 क्वेश्चन है। हाँ, यहां पर हम कह सकते हैं आप लोग सबसे ज्यादा फोकस बायोलॉजी पे कीजिएगा, फिर फिजिक्स पे कीजिएगा, केमिस्ट्री में सबसे लास्ट पे रखिएगा, और ज्यादा गहराई में नहीं जाना, बस सतही पढ़ना है, आपका काम बन जाएगा। प्रारंभिक अंगणित, ये अंगणित बहुत सरल आती है। ठीक है, मुश्किल अगर देखोगे तो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन बनते हैं। तो संख्या प्रणाली से पूर्ण संख्या और भिन्न दशमलव से क्वेश्चन, प्रतिशत, समीकरण, वर्ग, वर्गमूल, घातांक और औसत, इनमें से वो कोई 5 क्वेश्चन चुन लेगा और वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। लेकिन इसका एक मैथमेटिक्स का एक पार्ट आता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, जिसे कहते हैं डीआई। वो बहुत लाजवाब क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, मतलब एक उनका लेवल स्टैंडर्ड जो होता है बहुत हाई रखा हुआ होता है। जो बच्चा डेली प्रैक्टिस करेगा वो तो क्वेश्चन कर पाएगा एग्जाम में बैठ के, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, जिसने डेली प्रैक्टिस नहीं की, डेली क्लास नहीं की और नोट्स नहीं बनाए, वो इसको क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। चलिए अगला देखते हैं, और यहां पर हम लोग देखेंगे सामान्य हिंदी एवं समान अंग्रेजी। तो अंग्रेजी को नाम सुन के घबराइएगा मत, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपको उससे 3 या 2 क्वेश्चन आपको किससे मिल जाते हैं, पैराग्राफ से मिल जाते हैं, तो इजी से आप कर लोगे। ठीक है, तो यहां पर आपको संधि देखनी है, विलोम देखना, पर्यायवाची शब्द, वाक्यांश, लिंग, संस्कृत शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, सामान्य शुद्धियां, लेखक एवं रचनाएं। तो यहां पर जब यूपीएसआई की क्लास चलेगी तो उसमें ये सब रिवीजन करवाया जाएगा। तो बच्चों ध्यान रखना, प्यारे बच्चों, जब यूपीएसआई की क्लास, हम लोग यूपीएसआई की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं जल्दी, तो यूपीएसआई में ये सब कवर कराया जाएगा। जब वो थोड़ा सा लेवल बढ़ा के बताएंगे तो आपका ये छोटी मोटी चीजें तो कवर हो जाएंगी। ठीक है, समान अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी व्याकरण, आप पठित गद्यांश पर प्रश्न, मतलब पैराग्राफ होता है, उससे 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप पूरी ग्रामर ना देखो और इस पे अगर फोकस कर दो तो हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास आगे देखते हैं। ये देखिए, ये आ गया तर्क एवं तर्क शक्ति, इसको कहते हैं रीजनिंग। ठीक है, सरल आता है, 5 क्वेश्चन होते हैं। ये आपका बृहद एवं लघु का मतलब क्या होता है, इसे इनइक्वलिटीज भी कहते हैं। इस तरीके से सिंबल बने होते हैं, वो आपको तुलना करनी पड़ती है, कंपैरिजन करनी पड़ती है कि कौन बड़ा कौन छोटा, या इसे पजल टाइम में दे देते हैं, कहते हैं राहुल सौरभ से बड़ा है, वो है या तो इससे बड़ा या इससे छोटा है। इस तरीके से टाल मटोल के क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन होते हैं। और ये क्रम एवं रैंकिंग हो गया, संबंध, समूह में भिन्न पहचानना, कैलेंडर और घड़ी से क्वेश्चन, कोडिंग और डिकोडिंग, और निगमन, ये आपका सिलोजिज्म कहलाता है इसको। ठीक है, निगमन करना मतलब कथन हमें दिए होंगे और निष्कर्ष का निगमन करना। रीजनिंग और मैथ की आप टेंशन मत लेना, बिल्कुल बेसिक से छोटी छोटी पॉइंट बताते हुए आपको एक हाई लेवल स्टैंडर्ड पे ले जाएंगे। और एक बार आपने मैथ अच्छे से पढ़ ली तो ये गारंटी कहते हैं आपको कोई भी एग्जाम, चाहे कोई सा भी एग्जाम देना, आपके सारे एग्जाम कवर हो जाएंगे। मैथ रीजनिंग स्पेशली मैं देखूंगा। मेरा नाम है आदित्य सिंह, मैंने अभी आपको बताया नहीं था। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है स्टूडेंट्स का, इसलिए इंट्रोडक्शन क्या है वो तो थंबनेल में आप लोग बच्चों देख ही लोगे। ठीक है,
और अगर अब तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इसे जरूर शेयर कीजिए। जितने भी जरूरतमंद आपके दोस्त हैं जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनसे कहिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आने वाले टाइम पर जितने भी वनडे एग्जाम हैं उन सभी की क्लासेस यहां पर रेगुलर आपको मिला करेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। ये समायकी जो होती है इसका कहने का क्या मतलब होता है, ये करंट अफेयर्स होती है, लास्ट एक साल की करंट अफेयर्स। ठीक है, जो आपके करंट में चल रहा है, कहीं किसी की डेथ हुई होगी, कोई पुरस्कार बांटा गया होगा, कुछ खेल से संबंधित, प्रेजेंट टाइम में जैसे आईपीएल चल रहा है, तो जब आईपीएल समाप्त होगा तो पूछेंगे पर्पल कैप किस खिलाड़ी को मिली, या पर्पल कैप जिस खिलाड़ी को मिली है वो आईपीएल में किस टीम का है। तो इस तरीके से बेसिक बेसिक क्वेश्चन बनते हैं और आप इन्हें आसानी से कर सकते हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहां पर सामान्य जागरूकता देखिए, भारत के पड़ोसी देश राजधानी मुद्रा, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। जैसे भारत के पड़ोसी देश कौन से हैं, एक तो अभी आपका एक पाकिस्तान है, ठीक है, और ऊपर अफगानिस्तान, फिर उधर आप जाओगे तो चीन मिलेगा, फिर तिब्बत मिलेगा, म्यांमार मिलेगा। ठीक है, तो नीचे जैसे कि अगर हम समुद्री सीमा में देखें श्रीलंका मिलेगा। तो जितने भी पड़ोस के देश हैं उनकी आपको भौगोलिक स्थिति, उनके राष्ट्रगान, जैसे बांग्लादेश, इनके राष्ट्रगान, इनका स्वतंत्रता दिवस, ये सब आपको पता होना चाहिए, वो ये एग्जाम पूछ सकता है। ठीक है, और उनके पड़ोस देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी और उनकी मुद्राएं भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। ठीक, तो भारत के राज्य, संसद एवं विधानसभाएं ये भी पता होनी चाहिए। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस, जैसे कि 4 फरवरी को कैंसर दिवस होता है। ठीक है, इस तरीके से विभिन्न दिवस होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, वो हमसे यहां पर पूछे जाते हैं। ठीक है, विश्व संगठन एवं मुख्यालय, जैसे पूछ देगा WTO का मुख्यालय कहां है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब ये WTO वर्ड क्यों आया, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ते रहते हैं। न्यूज़पेपर में अभी आपने एक बार सुना होगा टैरिफ वार शुरू हुआ, किसके किसके बीच, चीन और अमेरिका के बीच, क्योंकि भारत पर भी इसका प्रभाव पड़ा। उस दिन शेयर मार्केट धड़ाम हो गया था। शेयर मार्केट आपको पढ़ना पड़ेगा। अब होता क्या है, ये टैरिफ वार क्या होता है कि हम बहुत सरल शब्दों में समझाएं, छोटा सा है बस, कि हम अपना, जैसे ये कलम है, ये भारत में बना है और हम अमेरिका में बेचना चाहते हैं, तो अमेरिका क्या करती है, जैसे ये 100 रुपए का पेन है, अमेरिका इसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स लगा देती है, जैसे 20%, 30%, तो ये 120 रुपया का हो गया। तो वहां के लोकल के लोगों के लिए 120 रुपए का हो गया है। अब यही पेन अगर अमेरिका में बना होगा और वो कंपनी 100 रुपए की बेच रही होगी, तो समझ रहे हो ना टैरिफ वार से क्या होता है। तो चाइना के ऊपर उन्होंने 100%, 104% तक लगा दिए थे। तो जो ये डेली न्यूज़पेपर पढ़ेगा तो उसके लिए शब्द, ये टर्म है, ये बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर देखोगे पर्यटन स्थल है, कला संस्कृति एवं खेलकूद, जितने भी हमारे पौराणिक मंदिर बने हैं, जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, ये कब बने थे, किस राज्य में है, किस राजा के द्वारा बनाए गए हैं। जैसे कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, किस राज्य में स्थित है, कमेंट करके बताइएगा। देखें आप लोगों का कितना जनरल नॉलेज तेज है। ठीक है, और गूगल मत करिएगा, ठीक है, वरना गूगल कर लोगे तो क्या फायदा है, तो सीखोगे नहीं। भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, जैसे प्रसिद्ध पुस्तकों में पूछ देगा नेहरू जी की जो किताबें हैं, महात्मा गांधी जी की किताबें हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की किताबें हैं, या प्रेजेंट टाइम में चेतन भगत की 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 2 स्टेट्स, इस तरीके की जो बुक हैं वो पूछ ली जाती हैं। और अनुसंधान संगठन कैसे होते हैं, जैसे पूछ देगा कि बताइए राष्ट्रीय आलू अनुसंधान केंद्र कहां है, ये तिरची शिमला में है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऐसे सिंपल पूछेगा। राष्ट्रीय दाल अनुसंधान केंद्र कहां पर है, राष्ट्रीय पोषण अनुसंधान केंद्र कहां पर है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र कहां पे है, इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछता है। तो ये आपके कहां से आ गए, भारतीय अनुसंधान संगठन से आ गए। फिर यहां पर पुरस्कार विजेता, मतलब पहली बार नोबेल पुरस्कार किसको मिला, पहला विदेशी कौन था जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, पहली महिला कौन थी जिसको नोबेल पुरस्कार मिला, या भारतीय रत्न पुरस्कार, जैसे नहीं अपने आप भारत का रत्न पुरस्कार चलता है, भारत रत्न पुरस्कार चलता है, कि लास्ट टाइम किसको मिला, पहली बार किस महिला को मिला। तो इस तरीके से याद रखना है। पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी हम लोगों को क्वेश्चन आने चाहिए, जैसे कि हमारी कुछ नहीं होगा तो लेयर से क्वेश्चन पूछ देंगे कि ओजोन परत जो है वो किस लेयर में पाई जाती है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, साथ में आपको बताते हुए भी चल रहे हैं, और ये 10 अंक का रहेगा। फिर ये जो आता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, इसीलिए मैंने एक स्लाइड में डाला है, यहां से 30 नंबर आपके पक्के हैं। अब ये 30 नंबर तभी पक्के होंगे जब आप रेगुलर क्लास करोगे, रेगुलर पढ़ाई करोगे और रेगुलर क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। चलिए देखो, यहां पर से आपको हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण मिलता है, और ये 10 अंक है, लेखांश पर 5 प्रश्न। ये मतलब जो टोटल 10 अंक मिल रहे हैं, जो आपको पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ना है और वहां से उनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो 10 में से 8 या 9 नंबर तो ले लोगे। कुछ बच्चे इतनी बढ़िया प्रैक्टिस करते हैं वो वहां पे 10 में से 10 नंबर ले लेते हैं। अब अगला हम लोग यहां पर लेते हैं ग्राफ की व्याख्या। ये जो है, ये एक तरीके से देखा जाए ये मैथमेटिक्स का पार्ट है, ये मैथ का ही पार्ट है। तो मैथ हो गई 25 नंबर की और रीजनिंग हो गई 5।
तो 25 और 5 कितने हो गए 30 मार्क्स। ये 30 मार्क्स की तैयारी कराने की जिम्मेदारी मेरी है, बाकी अन्य फैकल्टी तो अन्य सब्जेक्ट पढ़ाएंगे ही। 30 मार्क्स के लिए हम लोग दिन रात एक करेंगे कि 30 में से प्यारे बच्चों आप लोगों के 30 में से 30 मार्क्स आ जाएं बिना किसी गलती के। जितने ज्यादा मार्क्स आएंगे उतने ही चांसेस रहेगा आपका, मतलब मोस्ट प्रोबेबल चांसेस रहेगा, उतने ही ज्यादा वैकेंसी में आप लोग क्या डाल सकते हो, फॉर्म डाल। तो इसमें ये डीआई में देखिए 2 तरीके से बांट रखा है, एक तो ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, दूसरा है तालिका की व्याख्या। तालिका कैसी होती है, देखिए आपको एक सिंपल से बता दें, तालिका इस तरीके से बनी होती है, ऐसे हिस्टोग्राफ बना होता है और यहां पर कुछ आंकड़े लिखे होते हैं। और ग्राफ की अगर व्याख्या कहते हैं तो ग्राफ कई तरीके से होता है, जैसे कि एक इस तरीके से जिगजैग बन जाता है, फिर ऐसे करके यहां पर लेते हैं ये लोग, यूं करके ऐसे करके बना के, यूं करके और ऐसे करके पॉइंट आपस में मिलाते हैं। तो इस तरीके से इनके बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले तो बताएंगे डीआई क्या होती है, परसेंटेज बहुत अच्छे से आना चाहिए, रेशियो अच्छे से आना चाहिए, एवरेज अच्छे से आना चाहिए। अगर कुछ 4 या 5 चैप्टर ऐसे होते हैं जो अच्छे से आते हैं तो आपको डीआई में कोई समस्या नहीं होती है। ठीक है, ये पेट का पूरा सिलेबस 100 नंबर का आपको हमने समझा दिया। अगर किसी भी बच्चे का एक सिंगल भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। आगे अगर हम देखें यहां पर कुछ मिलेगा, परीक्षा का निर्देश जितना भी रहता है प्रश्नों का स्तर एनसीईआरटी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। परीक्षाओं का प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी। बहुत से बच्चों के मन में सवाल होगा सर ये पेपर ऑनलाइन होता है ऑफलाइन होता है, तो ये पेपर भाई ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन याद रखिएगा। ठीक, कैसा पेपर होता है, ऑफलाइन होता है, और ये आपका होम सेंटर नहीं रहता है, आपको एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना होता है, जो भी आपके डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री छू रही होती है वहां पर ये जाना होता है। कभी कभी थोड़ा दूर भी सेंटर होता है, ये भी याद रखिएगा सभी बच्चे। ठीक है, और यहां पर प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 अंक कटौती की जाएगी, मतलब नेगेटिव मार्किंग है। एक से ज्यादा पालियों में पेपर होगा क्योंकि 40 से 50 लाख फॉर्म फिल होगा, तो एक से ज्यादा पालियों में होगा तो वहां पे नॉर्मलाइजेशन भी लगेगा, परसेंटाइल का भी खेल होगा, एक्यूरेसी का भी होगा। तो उम्मीद करते हैं मेरे द्वारा दी गई जानकारी है आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए हैं चैनल पर, और जितने भी आपके एजुकेशनल ग्रुप हैं, जितने भी दोस्त मित्र हैं, वहां पर इस लिंक को शेयर कीजिएगा और उनसे कहिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना भी वनडे एग्जाम है, यूपीएसआई आने वाला है, रेलवे ग्रुप डी की जल्दी से जल्द क्लासेस स्टार्ट होंगी, एक से एक बढ़िया फैकल्टी, धाकड़ फैकल्टी आपको मिलेगी। साइंस के लिए एक जबरदस्त फैकल्टियां मिलेंगी आपको, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के लिए अलग अलग फैकल्टीज, ठीक है, जीएस के लिए अलग अलग फैकल्टीज, और मैथ रीजनिंग तो मैं खुद देखूंगा। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे रहिए, बने रहिए और पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ठीक है, धन्यवाद क्लास।